हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। बालको आज अपन बात कर रहे हैं इंडियन इकोनॉमी। तो डेवलपमेंट एक्सपीरियंस 1947 से 1990 और इकोनॉमिक रिफॉर्म 1991, ये पूरी की पूरी यूनिट हम इसी वीडियो में समाप्त करेंगे। आज बात करेंगे उन क्वेश्चंस की जो तुम्हारे सीनियर्स ने एक्चुअल में बोर्ड एग्जाम में दिए हैं। तो चलो देखते हैं कि ये आपको आते हैं या नहीं आते हैं, और जिन टॉपिक्स और जिन क्वेश्चंस की हम बात कर रहे हैं ये इस बार के बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए समय व्यर्थ नहीं करेंगे, जल्दी से शुरू करते हैं। बात करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, सीबीएसई 2023। देखो, अंडर द कॉलोनियल रूल बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक रोड, पोस्ट एंड टेलीग्राफ वर डेवलप्ड। ठीक है, सही बात है। द रियल मोटिव बिहाइंड द इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इंडिया वाज टू स्ट्रेंथन द ब्रिटिश इंटरेस्ट। सही बात है, ये दोनों भी सही बात है। तो ये भी सही स्टेटमेंट है, ये भी सही स्टेटमेंट। तो करेक्ट आंसर अपना हो जाएगा बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर ट्रू। भाई ये डेवलप भी थे और ब्रिटिशर्स ने अपने फायदे के लिए किए थे। तो करेक्ट आंसर वुड बी सी, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर ट्रू। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। ड्यूरिंग द कॉलोनियल रूल या ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल, इंडियन फॉरेन ट्रेड हैज वेरियस फीचर एक्सेप्ट रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड पॉलिसीज ऑफ कमोडिटी प्रोडक्शन, ये तो था। ब्रिटिश मोनोपोली ओवर इंडियन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, ये भी था। फ्री ट्रेड फ्रॉम इंडिया टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, नहीं ये नहीं था। लार्ज एक्सपोर्ट सरप्लस, ये तो था अपने पास। तो करेक्ट आंसर होगा आपका सी, फ्री ट्रेड फ्रॉम इंडिया टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ऐसा नहीं था, टैरिफ सिस्टम लगा दिया था, बहुत ज्यादा टैक्स देना पड़ता था। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 3 असर्शन रीजन है। देखो वापस याद दिला देता हूं, असर्शन रीजन कैसे सॉल्व करते हैं। पहले रीड करिए असर्शन को, अगर वो सही है तो रीड करिए रीजन को, अगर वो भी सही है तो फिर ये दोनों आंसर नहीं हो सकते हैं, देन इन दोनों के बीच में लगाइए बिकॉज, और अगर सब कुछ सही है तो आंसर ए है, वरना आंसर बी है। ठीक है, ट्राई करके देखते हैं। सेशन देखिए पहले। एग्रीकल्चर सेक्टर अंडर ब्रिटिश रूल वाज प्राइमरीली द बेस ऑफ द सेक्टोरल ग्रोथ ऑफ इंडिया, बिल्कुल सही बात है। और रीजन क्या है, ब्रिटिश रूलर्स वांटेड टू टेक द मैक्सिमम एडवांटेज ऑफ द इंडियन एग्रीकल्चर आउटपुट फॉर ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रीज इन इंग्लैंड, ये भी सही है। देखो दोनों ही सही है। यहाँ पर हम कह रहे हैं कि एग्रीकल्चर सेक्टर जो था वो हमारी सेक्टोरल ग्रोथ के लिए बेस्ड था, सही बात है। ठीक है, और ब्रिटिशर्स चाहते थे कि वो इसका मैक्सिमम एडवांटेज ले ताकि वो इंडस्ट्रीज को डेवलप कर सके। तो ये दोनों तो गलत हो गए, और दोनों के बीच में बिकॉज लगाने से सब कुछ सही बैठ रहा है। रीड करो, द एग्रीकल्चर सेक्टर अंडर द ब्रिटिश रूल वाज प्राइमरीली द बेस फॉर सेक्टोरल ग्रोथ ऑफ इंडिया। एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो सेक्टोरल ग्रोथ ऑफ इंडिया के लिए बेस्ड था। ठीक है, because British rulers wanted to make the maximum out advantage for the Indian agriculture output for growth of industry in England। नहीं, देखो यहां पर है ना, दोनों बातें तो सही है और दोनों लग भी मिक्स सी रही हैं, पर पॉइंट ये है कि यहां पर इंडिया की सेक्टोरल ग्रोथ को एग्रीकल्चर सेक्टर बोला है और यहां पर इंग्लैंड की ग्रोथ की बात की गई। ये दोनों थोड़ा सा अलग हो गया। अगर यहाँ पे ये बोलता ना कि सेक्टोरल ग्रोथ हुई है बिकॉज हम लोगों ने शिफ्ट किया था नॉर्मल फूड क्रॉप से कैश क्रॉप पे, तो हम ज्यादा बेहतर लिखते। तो आपका आंसर होगा ए, नहीं होगा, ये होगा बी। बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। रीजन जो है असर्शन की एक्सप्लेनेशन नहीं है। मतलब रीजन में ये नहीं लिखा हुआ कि क्यों एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो डेवलप हुआ है। चलिए, सही है, सही है। चलिए प्रश्न क्रमांक 4, अंडर द ब्रिटिश रूल। अबे यार इसका आंसर तो मैंने दे ही दिया, इसका तो पूरा आंसर दे दिया मैंने तुम्हें अभी। हाँ भाई, अंडर द ब्रिटिश रूल कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर रिजल्ट इन शिफ्टिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन फ्रॉम डैश क्रॉप टू डैश क्रॉप। अब ये भी आंसर दे दिया, तो बड़ा सिंपल है सर, सर फूड क्रॉप्स टू कैश क्रॉप, यानी कि फूड क्रॉप से कैश क्रॉप में हम कन्वर्ट हो गए। ज्यादातर सी ही आ रहा है अपना आंसर, फूड क्रॉप टू कैश क्रॉप। ठीक है, पांचवा सवाल, अगेन असर्शन रीजन, रीड करो एक बार। India could not develop a sound industrial base during the because Britishers follow restrictive trade policy, strengthen Indian handicraft। पे स्ट्रेंथन इंडियन हैंडीक्राफ्ट, क्यों भाई स्ट्रेंथ कहां से दे दी, उल्टा ही बोले जा रहा है। मतलब ब्रिटिशर्स के ज्यादा ही फायदे में आ रहा है ब्रिटिशर्स के। देखो भैया, तो यहाँ पर असर्शन तो सही है, इंडिया कुड नॉट डेवलप अ साउंड इंडस्ट्रियल बेस ड्यूरिंग द कॉलोनियल रूल, बिल्कुल सही है। रीजन पढ़ेंगे तो ब्रिटिश फॉलोड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड पॉलिसी, यहां तक भी ठीक है, बट विच स्ट्रेंथन इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, कहां से, मतलब ब्रिटिशर्स ने तो इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को खत्म किया था, स्ट्रेंथ नहीं दी थी। तो यहां पर रीजन जो है वो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाता है। द करेक्ट आंसर वुड बी असर्शन सही है, रीजन गलत है। ये सी, अबे अगेन सी, सी इज दी करेक्ट आंसर। ठीक है जी, तो ये क्या कर रहा है भाई, सीबीएसई सारे सी दे रहा है। ठीक है जी,
क्लियर है? तो यहाँ पर हमें रीजन का मिक्स करने की जरूरत भी नहीं पड़ी, डायरेक्टली दिख रहा है असर्शन सही है, रीजन गलत है, तो आगे पढ़ना ही नहीं है। ठीक, ओके। तो बड़े सवाल, ड्यूरिंग द colonial period the occupational structure showed lopsided movement, do you agree? देखो लॉपसाइडेड मूवमेंट मतलब अजीबोगरीब मूवमेंट, तो ऑब्वियस सी बात है हमारा जो ऑक्यूपेशनल सेक्टर था वो कुछ ऐसा था कि प्राइमरी सेक्टर में अप्रोक्सीमेटली 50% लोग थे, सेकेंडरी सेक्टर कहीं नहीं था और टर्शियरी सेक्टर भी ज्यादा नहीं डेवलप हो रहा था। तो आप चाहे तो इस प्रकार का डायग्राम बना के एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं, अप्रोक्सीमेट डेटा बता सकते हैं, जैसे 72.7% यहाँ था, 5-7-10% यहाँ था, और बाकी जो 20% या 15% के आसपास था वो अपना थर्ड सेक्टर यानी टर्शियरी सेक्टर के अंदर था। देखें, yes, the occupational structure during the colonial rule showed lopsided movement as parts of, अच्छा इसमें तो काफी डिटेल अंदर गया, आपको इतना लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आपको जो मेजर इसका आंसर देना है ये तो हमने शॉर्ट मर्ज करके आंसर दिया है, बाकी इसका सिंपल वे में जो आंसर होगा वो ये होगा कि आप कह सकते हैं कि ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर में प्राइमरी सेक्टर को फोकस के अंदर रखा गया था, सेकेंडरी सेक्टर पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया था, और टर्शियरी सेक्टर के ऊपर भी ज्यादा ध्यान नहीं था। तो ये एक मिसमैनेज दिख रहा है हमें ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। यहाँ क्या दिया हुआ है, पार्ट्स ऑफ मद्रास प्रेसिडेंसी, बॉम्बे एंड वेस्ट बंगाल विटनेस डिक्लाइन द डिपेंडेंस ऑफ वर्कफोर्स ऑफ एग्रीकल्चर विद द कंज्यूमरेट इंक्रीज इन द मैन्युफैक्चर। नहीं, हाँ ठीक है, चलो ठीक है, हाँ उल्टा सीधा दिया हुआ है इसका आंसर, इस पर फोकस मत करना। अगला सवाल, डिस्कस एनी टू फैक्टर दैट लीड टू स्टैग्नेशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर ड्यूरिंग द कॉलोनियल रूल। ड्यूरिंग कॉलोनियल रूल दो ऐसे फैक्टर जिन्होंने हमारे को रोक दिया, कौन कौन से थे? बहुत सिंपल था, एक तो वही जमींदारी सिस्टम दोगे तुम, एक तो दोगे तुम्हारा जमींदारी सिस्टम। ठीक है, 4 पॉइंट है, अपनी पुस्तक है तुम लोगों के पास? अगर है तो उसमें देखना, अपने पास है यहाँ पे अवेलेबल, ये मिल गई, लो। इसके कौन से पेज नंबर पे है देखो, बताता हूँ तुम्हें, किसका है पेज नंबर, ठीक है भैया, इंडियन एग्रीकल्चर प्रॉब्लम्स विथ इन लैक ऑफ इरिगेशन फैसिलिटी भी कह सकते हो। ठीक है, बहुत सारा हो सकता है वो तो, जो तुम्हारे पहले चैप्टर में भी है, दूसरे चैप्टर में, दोनों में ही है, जमींदारी सिस्टम। ठीक है, और लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी, हाई डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी, ये सारी चीजें तुम यहाँ पर देख सकते हो। लेट्स सी आंसर में क्या लिखा हुआ है। आंसर में लिखा हुआ है द कॉलोनियल गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस लैंड सेटलमेंट सिस्टम, हाँ जमींदारी सिस्टम है, और लैक ऑफ इरिगेशन फैसिलिटी, ये 2 पॉइंट यहाँ पर दिए गए हैं। ये आंसर में छोटे करके लिखे हैं, ऐसा नहीं है आपको यही आंसर लिखना, थोड़ा सा इसको एक्सपेंड करके लिखना है, पर पॉइंट्स कौन से इस्तेमाल होंगे वो अपन देख गए हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल, द रियल मोटिव बिहाइंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इंडिया वाज टू स्ट्रेंथन ब्रिटिश इंटरेस्ट, डू यू एग्री विद दिस स्टेटमेंट? कि भारत के अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ था वो मेनली ब्रिटिश इंटरेस्ट को ही प्रमोट कर रहा था। तो यस सर, वी डू एग्री विद द स्टेटमेंट। पहले तो आप लिखेंगे यस वी डू एग्री, और फिर उसके रीजन देंगे, जैसे रेलवेज की गण करी थी उन्होंने, है ना, रेलवे शुरुआत करी थी, और रेलवेज की शुरुआत उन्होंने करी थी अपने इंडस्ट्रियल आउटपुट को आगे पूरे देश में फैलाने के लिए। ठीक है, एयर ट्रांसपोर्ट की शुरुआत की थी, ठीक है, वाटरवेज की शुरुआत की थी, ये सब चीजों की इन्होंने शुरुआत तो की थी, बट फॉर देयर बेनिफिट ओनली। ठीक है, आप कम्युनिकेशन के लिए टेलीग्राफ का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, इसका इस्तेमाल किया था उन लोगों ने फॉर बेटर कम्युनिकेशन, और उसको महंगा कर दिया था ताकि भारत के लोग जो है नहीं कर पाए। देखें, यस ब्रिटिश इंफ्रास्ट्रक्चर सच एज रेलवे, पोस्ट एंड टेलीग्राफ डेवलप्ड under the colonial regime. However, the real motive behind the development was not to provide basic amenities to the people of India, but to serve various colonial interests. बिल्कुल सही बात है। The road and railways were built primarily to mobilize arms within India, drawing out the raw material from the countryside to the nearest railway station to export. वही सारी चीजें हैं, वही उन्होंने अपने फायदे के लिए किया था सारे के सारे काम। अगला, the opening of Suez Canal helped in establishment of British monopoly control over India. जस्टिफाई योर स्टेटमेंट। देखो, आप देखोगे पहले 2-3 चैप्टर में से जस्टिफिकेशन के क्वेश्चन बहुत सारे आ रहे हैं, तो ध्यान से इसको देखना। देखो क्या है, स्वेज कैनाल की ओपनिंग से ब्रिटिश मोनोपोली कंट्रोल भर गया था, बिल्कुल सही बात है। स्वेज कैनाल बना था 1869 के अंदर, और ये क्या था, ये पानी के द्वारा भारत से ब्रिटेन पहुंचे तक के रास्ते को उसने क्या कर दिया था, छोटा कर दिया था, और इसकी वजह से ज्यादा बेहतर तरीके से वो लोग एक्सपोर्ट कर पा रहे थे। तो ओपनिंग ऑफ सुएज कैनाल प्रोवाइडेड डायरेक्ट एंड शॉर्टर ट्रेड रूट फॉर शिप ऑपरेटिंग बिटवीन ब्रिटेन एंड इंडिया,
एंड अवॉइडेड द नीड टू सेल अराउंड अफ्रीका। अब अफ्रीका से यूं घूम के नहीं जाना पड़ता था, बीच के पाथवे से वो निकल के चले जाते थे। ठीक है, इससे ज्यादा बेहतर हुआ, उनका कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन बचा और समय भी कम लगने लग गया। बहुत अच्छा सवाल था। 10वां सवाल देखो, फिर जस्टिफिकेशन आया। डेवलपमेंट ऑफ रेलवे ड्यूरिंग colonial रूल्स एनकरेज colonial एक्सप्लॉइटेशन ऑफ द इंडियन रिसोर्सेज, yes और नो? डेवलपमेंट ऑफ रेलवे ड्यूरिंग कॉलोनियल रूल, ठीक है, कॉलोनियल में रेलवे का डेवलपमेंट हुआ, सही बात है, जिससे कॉलोनियल एक्सप्लॉइटेशन बढ़ा, बिल्कुल सही बात है, इससे बढ़ गया। वो अपने मशीन मेड प्रोडक्ट्स को पूरे भारत में ट्रांसपोर्ट भी कर पा रहे थे। ठीक है, इसके साथ साथ उनको अगर कुछ एक्सपोर्ट करना है तो वो नियरेस्ट डॉक तक वहां तक सामान भेज भी पा रहे थे, और भारत के लोगों को इसको इस्तेमाल करने की ज्यादा आजादी नहीं थी। डेवलपमेंट ऑफ रेलवे ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल फॉस्टर कमर्शियलाइजेशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर which adversely affect the self sufficiency of the village economies। ठीक है, यानी कि उनको भी अब प्रॉब्लम होने लगी। थ्रू वेरियस रेलवे प्राइमरी प्रोडक्ट वर ट्रांसपोर्टेड टू द नियरेस्ट पोर्ट व्हिच लेड टू द ड्रेन ऑफ इंडियन वेल्थ। ठीक है, वो यहाँ से अपने गांव से नियरेस्ट पोर्ट तक पहुंचा देते थे, जहां से वो सामान एक्सपोर्ट हो जाता था। ठीक है, एज दिस एक्सपोर्ट सरप्लस डू नॉट रिजल्ट इन द फ्लो ऑफ गोल्ड और सिल्वर इनटू इंडिया, क्योंकि वहां से जो एक्सपोर्ट सरप्लस आता था, अपन ने पढ़ा है ना, एक्सपोर्ट सरप्लस के क्या करते थे, वो एक्सपोर्ट सरप्लस को खुद के ऑफिस बनाने में लगा देते थे, अगर वहां के लोग लड़ाई कर रहे हैं तो वहां पर लगा देते, सर्विस के इंपोर्ट में लगा देते थे। ठीक है, इससे भारत को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ, सही बात। अगला सवाल, नाउ नेक्स्ट चैप्टर बात करते हैं एमसीक्यू की। असर्शन, एक्सेसिव रेगुलेशन ऑफ परमिट लाइसेंस राज prevented certain private sub firms from becoming fairly competitive। पहले तो असर्शन देखो सही है क्या, सर सही तो लग रहा है। ब्रिटिश तो चले गए, क्या कहते हैं, जो लाइसेंस राज आया था उस लाइसेंस राज की वजह से क्या हुआ, प्राइवेट सेक्टर ढंग से compete नहीं कर पाए। परफेक्ट है, बिकॉज प्राइवेट सेक्टर वेस्टेड ह्यूज अमाउंट इन ऑब्टेनिंग लाइसेंस। परफेक्ट है, ये भी सही है, ये भी सही है, और इसका एक्सप्लेनेशन भी सही दिख रहा है। तो करेक्ट आंसर होगा आपका ए, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, सही है। अगला, elaborate the reason owing to which private sector was regulated under the industrial policy resolution 1956। हाँ भैया, क्या लिखोगे इसमें बताओ, elaborate the reason, रीजन बताइए owing to which private sector was regulated, क्यों किया। देखो आपको इसके अंदर जो आंसर लिखना है वो ये है कि सरकार ने 1956 में शेड्यूल ए, शेड्यूल बी, शेड्यूल सी लाई थी, जिसमें उन्होंने गवर्नमेंट सेक्टर या पब्लिक सेक्टर को बड़ा रोल दिया। तो अपन क्या मानते हैं कि नहीं यार ये गलत था, पर उनका रीजन क्या है, उन्होंने ऐसा क्यों करा, सरकार ने 1956 में ऐसा क्यों किया, आपको ये समझाना है। तो भाई हम इसमें समझाएंगे कि भाई इक्वालिटी लाने के लिए उन्होंने किया। दूसरी चीज, बहुत बड़ा फंड की रिक्वायरमेंट थी और भारत के पास अभी इतना फंड नहीं था, तो ये कम पब्लिक सेक्टर ही कर सकता था, इसलिए उन्होंने उस समय पब्लिक सेक्टर को रोल ज्यादा बेहतर दिया। ठीक है, यानी कि आपको सरकार के नजरिए से जवाब लिखना है, अपने नजरिए से मत लिखना, 0 नंबर मिल जाएगा। कितना? 0 नंबर मिल जाएगा अगर अपने नजरिए से लिखोगे तो इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन 1956 regulated the private sector through a system of licenses। the policy aimed at achieving regional equality। देख लो, the government made it relatively easier to obtain an industrial license for industrial units to be established in economic backward area। moreover, to ensure judicious use of resources used by public private sector, license were needed for expanding and diversifying। ठीक है, एक तो रीजनल इक्वालिटी लाने के लिए और साथ साथ में रिसोर्सेज का सही इस्तेमाल करे, इसलिए एक्सपेंडिंग और डाइवर्सिफिकेशन के लिए भी लाइसेंस लगाना सरकार ने उस समय जरूरी समझा। अब ये वाली जो एक्सप्लेनेशन है ना, ये आपको कहीं किसी किताब में नहीं मिलेगी। क्या हो गया भाई, कहीं किसी भी किताब में आपको देखने को नहीं मिलने वाली, क्योंकि ये है ही नहीं, ये नजरिया अपनी पुस्तकों में कहीं भी नहीं है, पर आपको बोर्ड में लिखने को आ जाएगा। तो आपको क्लियर होना चाहिए कि आपको दोनों पक्षों की बात को देखना है। क्वेश्चन अगर ढंग से नहीं पढ़ोगे तो नंबर नहीं मिलेंगे। अगला सवाल, डिस्पाइट द इंप्लीमेंटेशन ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन के आने के बावजूद भी 65% of Indian population continued to be engaged in the agriculture sector till 1990। 65% लोग 1990 तक भी एग्रीकल्चर में लगे हुए थे। तो ये बताइए कि सही है या गलत है या क्या गड़बड़ है इसमें, बताओ। हाँ भाई, जस्टिफाई करो स्टेटमेंट को। तो सही बात है, देखो ऑब्वियसली बात है, ग्रीन रेवोल्यूशन भारत में आ गया था 1960s के आसपास, और उसके बाद भी 65% पॉपुलेशन 1990 के आसपास भी एग्रीकल्चर में लगी हुई थी। इसके कई सारे रीजन है। पहले तो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर बहुत बड़ा है,
सेकंड, हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर के पास इतनी नौकरियां आज की तारीख में भी नहीं है कि पूरे एग्रीकल्चर सेक्टर को खत्म कर सके। तो ये रीजन है, इस वजह से ग्रीन रिवॉल्यूशन के बावजूद भी अभी भी लोग जो है मशीन्स की जगह मैनुअल वर्क पे लगे हुए हैं, और वो थोड़ा सा कॉस्टली भी होता है। देखिए, सम इकोनॉमिस्ट आर्ग्यू दैट ग्रीन रिवॉल्यूशन डज नॉट मेक मच इंपैक्ट इन द ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। सही बात है। As 65% of Indian population continue to find its livelihood in agriculture. A major reason for this is fairly large proportion of population in agriculture sector. बहुत ज्यादा लोग हैं। As the industrial sector and service sector were not been able to absorb working. उनके पास इतनी नौकरियां नहीं है कि इतने सारे लोगों को जो है खत्म कर पाए और ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर को बराबर कर पाए। ठीक है, क्वेश्चन अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। एग्जाम में हम लोग गलती कर जाते हैं, इसलिए आपको पहले से पता होना चाहिए क्या क्या आ सकता है। अगला सवाल, एवरी कॉइन हैज टू साइड, डिबेट ओवर फार्म सब्सिडीज इज वन मच, अरे मरवा दिया इन्होंने, हाँ, वन सच क्लासिक एग्जांपल ऑफ द सेम। देखो क्वेश्चन क्या है, पहले उसको समझेंगे। एवरी कॉइन हैज टू साइड, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक हेड एक टेल है, यानी कि अगर किसी चीज का फायदा है तो उस चीज का नुकसान भी होगा। डिबेट ओवर फार्म सब्सिडीज, कि किसानों को सब्सिडी मिले, ये इसका परफेक्ट एग्जांपल है, इसके दोनों पहलू समझा दो। यानी कि फार्म सब्सिडी मिलने से अगर आप इसके पक्ष में हो तो बताओ क्या रीजन है, और विपक्ष में हो तो बताइए क्या रीजन है। यानी पक्ष और विपक्ष दोनों आपको बताने हैं कि फार्म सब्सिडी क्यों मिलनी चाहिए और क्यों नहीं मिलनी चाहिए। तो बहुत अच्छा, देखो मिलने का तो रीजन है कि फार्मर्स को इक्वालिटी नहीं है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम हो जाएगा, ठीक है, और वो प्रमोट हो पाएंगे। हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर है, अच्छा एग्रीरियन इकोनॉमी है, तो उनको आगे बढ़ाने के लिए सब्सिडी चाहिए, ये तो हम सब लिख सकते हैं। अगर उसके विपक्ष की बात करें तो कह सकते हैं कि भाई सब्सिडी मिलने से ज्यादातर फायदा तो पेस्टिसाइड कंपनी को हो रहा है, क्योंकि सब्सिडी का पैसा जो है फार्मरों को तो फायदा कम है, पर पैसा तो अल्टीमेटली उनके पास जा रहा है, और ये सारा पैसा कहां से निकल रहा है, ये सारा पैसा मेरी ही जेब से निकल रहा है अगर मैं एक टैक्स पेयर हूं तो ये आप विपक्ष के अंदर दे सकते हैं। देखिए, इन फेवर एलिमिनेटिंग सब्सिडी में इंक्रीज इनइक्वालिटी, सब्सिडी हटा देंगे तो इनइक्वालिटी आ जाएगी। ज्यादातर फार्मर जो है वो छोटे हैं, इसलिए सब्सिडी लगना जरूरी है। अपोजिट में बोले तो फर्टिलाइजर इंडस्ट्री को ज्यादा फायदा मिलता है। सेकंड, ये सब्सिडी जो है वो सरकार के फाइनेंसेस पे बर्डन डालते हैं और उसके अल्टीमेटली टैक्स रेट जो है वो बढ़ जाती है। तो आपको दोनों पक्षों को यहां पर एक्सप्लेन करना था, सीबीएसई 2022 में आया हुआ सवाल। अगला सवाल, स्टेट द इंपोर्टेंस ऑफ ग्रोथ विद इक्विटी एज द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडियन इकोनॉमिक प्लानिंग। अगेन दिस क्वेश्चन यू वोंट बी एबल टू फाइंड इन योर बुक्स, कहीं नहीं, किसी किताब में उठा लो नहीं मिलेगा, मिलता जुलता मिलेगा। ग्रोथ अपन ने पढ़ा हुआ है, इक्वालिटी अपन ने पढ़ी हुई है, इक्विटी अपन ने पढ़ी हुई है, दोनों को लिंक नहीं करा कहीं पे। देखिए क्या है क्वेश्चन, क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रोथ विथ इक्विटी, यानी कि हमें ग्रो भी करना है और इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ भी करना है, तो आपको इन दोनों को जोड़ के बताना है। तो यहां पर जो पॉइंट अपन एक्सप्लेन कर सकते हैं वो है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, कि भाई अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, इसलिए हम चाह रहे हैं कि ग्रोथ ऐसी हो, स्लो हो पर सस्टेनेबल हो, जिसको हम इक्वालिटी के साथ जोड़ पाए। देखिए एक्सप्लेनेशन क्या है, देखिए, फॉर नेशन बोथ जीडीपी एंड इक्विटी इन इनकम इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इज इक्वली इंपॉर्टेंट। पहले अपन ने कहा भाई दोनों ही बातें सही हैं। ग्रोथ का मतलब होता है कंट्री की कैपेसिटी टू प्रोड्यूस गुड्स, जबकि इक्विटी का मतलब होता है रिडक्शन ऑफ इनइक्वालिटी इन इनकम एंड वेल्थ। ग्रोथ एंड इक्विटी इंश्योर दैट फ्रूट्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट आर एंजॉयड बाय होल सोसाइटी। ये दोनों चीजें होंगी, ग्रोथ विद इक्विटी होगी तो माना जाएगा कि जो भी हम प्रोडक्शन कर रहे हैं उसका फायदा सब तक पहुंच रहा है। हेंस इसको अचीव करना उतना ही जरूरी है जितना कि इकोनॉमी को ग्रो करना है। ठीक है, इस तरीके से आप इसको लिखेंगे, ज्यादा नहीं, 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन होगा, तो 2-3 नंबर में इतनी एक्सप्लेनेशन बहुत है। आप इसको लिखोगे ना, कम से कम 10 लाइन की हो जाएगी आपके लिए। अच्छा क्वेश्चन है ना, अब ये आया पिछले साल ही, पिछले से पिछले साल, हो सकता है आ जाए। अगला सवाल, अगेन चैप्टर नंबर 3 पे आ गए हैं अपन, यानी इंडियन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स 1991। देखिए, मॉडर्नाइजेशन इज एन इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक प्लानिंग ऑब्जेक्टिव दैट फोकस ऑन, मॉडर्नाइजेशन किसके ऊपर फोकस कर रहा है, अडॉप्टिंग ऑफ इनोवेटिव टेक्नोलॉजी, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, ब्रिंग पॉजिटिव चेंजेस इन सोशल आउटलुक। ठीक है भैया, देखो मॉडर्नाइजेशन की बात कर रहे हैं अपन, तो ये भी मॉडर्नाइजेशन है, ये तो इक्विटी का है, ये मॉडर्नाइजेशन नहीं है, तो ये तो नहीं हुआ। पॉजिटिव चेंज इन सोशल आउटलुक ये भी है, तो फर्स्ट एंड थर्ड
सी वुड बी अगेन सी यार, ये सीबीएसई वाले क्या कर रहे हैं अगेन सी, वापस सी आंसर सही है। क्या बात है, इंडियन इकोनॉमी सी लगाया ना। ओके, सो वी हैव अ ह्यूज क्वेश्चन, बहुत बड़ा सवाल है सीबीएसई 2023 का, और केस स्टडी है जैसे अपने इंडियन इकोनॉमी उसमें बिजनेस स्टडीज में आती है। देखते हैं कैसे करें। देखें तो केस स्टडी को वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे अपन बीएसटी में करते हैं। यहां से रीड करेंगे, देखिए, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन द इनिशियल ईयर ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट emphasizes on the greater role of public sector in the industrial development, justify the statement giving support to your answer। ठीक है, तो इंडिया ने स्टार्टिंग में पब्लिक सेक्टर को ज्यादा प्रमोट किया था, तो यहां पर ये वही आईपीआर 1956 की बात की गई होगी। आउटलाइन एंड डिस्कस द क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री इनटू वेरियस कैटेगरीज एज पर इंडस्ट्रियल पॉलिसी। लो, उसके बाद कैटेगरीज का डिस्ट्रीब्यूशन बताना है, तो भाई ये तो तुम डायरेक्टली भी लिख सकते हो, शेड्यूल ए बी सी, 17 इंडस्ट्री, 12 इंडस्ट्री एंड रिमेनिंग सारी इंडस्ट्री, ये कंप्लीट गवर्नमेंट के अंदर। ठीक है, ये बोथ, और ये ओनली प्राइवेट। ठीक है, तो बेसिकली बिना रीड करे भी अपन आंसर दे सकते हैं, पर इसने कहा है कि आपको ये जो बताना है कि सरकार ने स्टार्टिंग में पब्लिक सेक्टर को ज्यादा फोकस किया, इसको इस पैराग्राफ में से उठा के लिखाना है। ठीक है ना, तो एक बार पैराग्राफ रीड करें अपन। देखिए, रीड करो, मैं साइड हो रहा हूं। Read the following text carefully. India's industrial policy since independence has been shaped broadly in terms of the Industrial Policy Resolution 1948. पहला IPR. It emphasizes on the sole responsibility of the government in the matter of promoting, assisting and regulating the development of industry in the nation interest. वही सारी बातें, ये हो गया आंसर तुम्हारा। It envisaged an active and dominant role of public sector. The next industrial policy resolution was placed before the parliament by the prime minister on 30th April 1956. It suggested there is a need of adoption of socialist pattern in the economy as the national objective, along with the need of planned and rapid development. It required all the industry of basic strategy. वही सारी चीजें हैं यार, ठीक है, वही सारी चीजें यहाँ पर कही गई हैं। तो देखो, ये पूरा का पूरा लिख दिया, सेम चीज, सेम टू सेम लाइन जो यहाँ से ऊपर से उठा के आई है, सेम लाइन यहाँ पर दे दिए है। और अगर क्लासिफिकेशन की बात करें तो देखो, शेड्यूल ए, शेड्यूल बी और शेड्यूल सी, यहाँ पर ज्यादा नहीं गिवन है, इसलिए इन्होंने नहीं दिया है कि भाई 12 इंडस्ट्री, 17 इंडस्ट्री, 12 इंडस्ट्री। बाकी आप चाहे तो 17 और 12 इंडस्ट्री लिख सकते हैं कि शेड्यूल ए में इतनी थी, बी में इतनी थी और सी बाकी छोड़ दी है। ठीक है, वही सेम आंसर अपना यहाँ पर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अगला सवाल। Land sealing was one of the government policies to promote equity in agriculture। देखो, सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग, सही बात है भाई, मैक्सिमम लैंड कितने किसके पास होगा, कितना होगा, इसके बारे में सही बात की ही गई है। ठीक है, तो ये तो स्टेटमेंट सही है। लैंड रिफॉर्म रिजल्ट इन अबॉलिशन ऑफ जमींदार सिस्टम इन द पोस्ट इंडिपेंडेंस, ये भी सही है, लैंड रिफॉर्म में जमींदारी सिस्टम था। तो करेक्ट आंसर होगा बोथ ए एंड बी, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर सही है। फिर सी, और राम कितने सी हैं। ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी ऑफ इंडिया हैज अंडरगोन अ कॉम्प्रिहेंसिव चेंज इन द पोस्ट रिफॉर्म पीरियड ऑफ 1991। ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी में बदलाव किए सरकार ने, बिल्कुल किए। ठीक है, डू यू एग्री? बिल्कुल सही बात है सर, हम एग्री करते हैं। ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट रिफॉर्म आपको बताने हैं, दो क्या क्या किए थे सरकार ने, व्यापार में और इन्वेस्टमेंट में क्या क्या चेंजेस किए थे, वो सब अपने को यहाँ पर दिखाने हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। तो कोटा सिस्टम हटा दिया था, टैरिफ वगैरह को रिड्यूस कर दिया था, ठीक है, रुपीस की कन्वर्टेबिलिटी को ओके कर दिया था, वो सारी चीजें आप यहाँ पर बताएंगे। देखो, yes, trade and investment policy in India has undergone a comprehensive change in the post-economic period of 1991. Liberalization of this policy lead to increase in international competitiveness and industrial production and inflow of foreign investment। ठीक है, क्या करा था इन्होंने? क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन, कोटा को हटाया था, टैरिफ को कम कर दिया था, टैरिफ रिडक्शन कर दिया था, और लाइसेंसिंग को भी कम कर दिया था, रिडक्शन इन लाइसेंसिंग। ठीक है, एक्सपोर्ट ड्यूटी को कम करा था, रेशनलाइज कर दिया था, और एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए आगे काम किया गया था। वही सेम चीज जो आपके ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट रिफॉर्म के अंदर थी, वो सारी की सारी इसमें आ गई है। नेक्स्ट, डिस्कस एनी टू साइन फीचर ऑफ इंडियन इंडस्ट्रियल सेक्टर ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ
1952 1919 1950 से 1990 के अंदर भारत का जो इंडियन इंडस्ट्रियल सेक्टर था उसके बारे में थोड़ी सी कहानी बताइए, क्या हुई थी। देखो बड़ा सिंपल है इसके अंदर तो। 1950 से 1990 में इंडस्ट्रियल सेक्टर, सबसे पहले वही पब्लिक सेक्टर को प्रोमिनेंट रोल मिला था, प्रोमिनेंट रोल मिला था, ठीक है। सेकंड आप कह सकते हैं ये एसएसआई स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को भी 1951 के आसपास ही अपनी इंपॉर्टेंस मिली थी, तो सरकार ने इन दोनों को ज्यादा फोकस में लेके आए थे। और प्राइवेट सेक्टर को लाइसेंस के अंदर थोड़ा सा सरकार ने अटका दिया था। ये तीन चीजें आप लिख सकते हैं। इन्होंने दो फीचर मांगे तो अपन दो दे देंगे। पब्लिक सेक्टर फाइंड अ प्रीडोमिनेंट रोल, ठीक है, सही बात है। और एसएसआई, ठीक है, दोनों वही बात की गई है। एसएसआई स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को बढ़ाया और पब्लिक सेक्टर को रोल को इंक्रीज कर दिया। आपको ज्यादा एक्सप्लेनेशन लिखनी हो तो इसमें आईपीएन 1956 का हवाला दे सकते हो। चलिए, डिस्कस ब्रीफली द रोल ऑफ एसएसआई इन द ग्रोथ जर्नी ऑफ इंडिया। बहुत अच्छा सवाल है। इसके अंदर कितने पॉइंट पूछे हैं इसके हिसाब से आपको जवाब देना है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री भारत में क्या करती है सर? रीजनल ग्रोथ को प्रमोट करती है, बहुत ज्यादा एम्प्लॉयमेंट लेके आती है, कहीं भी ओपन हो सकती है, ठीक है। बड़ी इंडस्ट्रीज के लिए रॉ मटेरियल का काम कर सकती है, ठीक है। और इंडिया को के हर सेक्टर के ग्रोथ को बढ़ा सकती है। 4-5 पॉइंट इसके हैं, आप उनमें से कोई भी देख सकते हो। जैसे SSI has plays a significant role in the growth journey of India, require less capital, high labor intensive, ठीक है। तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराएगी। इसमें ये भी लिख सकते हो भारत के अंदर सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी एसएसआई ही प्रोवाइड कराती है, कहीं भी खोली जा सकती है, ठीक है। लिमिटेड फंड में ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करने की शक्ति इसके अंदर है और भारत की जीडीपी में अच्छा योगदान दे रही है। Explain the need and type of land reform implemented in the Indian agriculture sector. लैंड रिफॉर्म सरकार ने कौन कौन से लगाए थे उसके बारे में। तो लैंड रिफॉर्म तो अपन ने कई सारे लगाए थे। जमींदारी सिस्टम इसके अंदर आ जाएगा, ठीक है। सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग आ जाएगा, ठीक है। और स्मॉल एंड स्कैटर्ड लैंड को इकट्ठा करने का आ जाएगा, ठीक है। बहुत सारे थे, 4-5 थे अपने। देखो क्या क्या है। इंटरमीडिएट, ठीक है। जमींदारी सिस्टम को हटा देना। बुक में से दिखाऊं? बुक में है इसका आंसर, एग्जैक्ट सेम आंसर मिलेगा तुमको। पेज नंबर रिफॉर्म ये रहा। अबॉलिशन ऑफ इंटरमीडिएटरीज, सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग, कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग, कोऑपरेटिव फार्मिंग, ठीक है। ये 4-5 पॉइंट अपन लिख सकते हैं। पेज नंबर 21 पे अपनी हेल्प बुक के अंदर मिलेगा। जिनके पास नहीं है आप कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। हाँ ठीक है ना। चलो अगला प्रश्न क्रमांक 23, असर्शन एंड रीजन क्या है देखो एक बार। World Trade Organization is expected to establish the rule-based trading regime to avoid unilaterally based arbitrary restriction. सही है। WTO जो है उसको बनाया गया है ताकि हम ट्रेडिंग को इजी कर पाए। दैट वुड बी द करेक्ट आंसर, परफेक्ट है, ठीक है। WTO के बनाने का रीजन ये सही है, ठीक है। इसके अलावा क्या है, रीजन क्या दिया है? इट इज imperative to enlarge world production and ensure optimum utilization of world resources. परफेक्ट है, ये रीजन भी सही है, ये एक्सप्लेनेशन भी सही है और ये इसका रीजन भी बनता हुआ दिख रहा है। तो करेक्ट आंसर होगा आपका ए, ठीक है जी। चलिए 24वां सवाल। टोटल कितना है? 26 है शायद, 26 है 28 है, एक मिनट, 26 है 28 है, 28 है शायद, 28 है। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, असर्शन रीजन अगेन। GST was implemented by the government of India on 8 November 2016 and GST was introduced to implement the unified indirect tax system in India. सही है। अबे GST नहीं था, 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी हुई थी। GST जो था वो जुलाई में आया था भाई मेरे। तो ये यही गलत हो गया, असर्शन ही तुम्हारा गलत हो गया, तो रीजन की तो बात ही नहीं आई। तो असर्शन इज फॉल्स एंड रीजन इज ट्रू, ठीक है। दोनों गलत नहीं हो सकते, एक तो गलत होगा तो दूसरा सही होना बनता है। तो करेक्ट आंसर होगा डी। चलिए 25वां सवाल। आउटसोर्सिंग इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट आउटकम ऑफ ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस, से यस और नो? आउटसोर्सिंग जो है वो ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस का एक अच्छा आउटकम है, बिल्कुल सही बात है साहब। दूसरा स्टेटमेंट है, owing to globalization many Indian companies have expanded their operation abroad. ग्लोबलाइजेशन के चलते बहुत सारे भारतीय कंपनियों ने अपने ऑपरेशन को अब्रॉड में शिफ्ट करा।
बिल्कुल सही बात है भैया। तो पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, बोथ द स्टेटमेंट आर ट्रू। अगेन द आंसर इज सी। क्या हो गया, सीबीएसई पगला गया है। चलो 26वां सवाल। अंडर द लिबरलाइजेशन मेजर टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, रेगुलेशन ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर वाज वेरी क्रूशियल। सही बात है, इंडस्ट्रियल सेक्टर को डेवलप करना बहुत ज्यादा क्रूशियल था। तो यस आई कैन से इंडस्ट्रियल सेक्टर को डेवलप करना बहुत ज्यादा क्रूशियल था। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म जो है उनको आपको एक्सप्लेन कर देना है। बहुत सारे थे ना, मैं बता देता हूँ, सीक्वेंस से बताता हूँ। जिनके पास पुस्तक है किताब खोल लो, पेज नंबर बता देते हैं आपको, डायरेक्टली आपको वहां से आंसर इसका मिल जाएगा। इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म, लिबरलाइजेशन, इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म, ये रहा। Reducing industrial licensing, page number 35. Decreasing the role of public sector, making MRTP Act liberal, और freedom to import capital good, ये आप लिख सकते हैं। ठीक है, मैं सपोर्ट कर रहा हूं और वही सारी चीजें हैं। ठीक है, एसएसआई को भी इन्होंने आगे प्रमोट कर दिया। चलिए अगला सवाल 27। डिस्कस एनी टू लिबरलाइजेशन मेजर्स pretending to the tax reforms introduced by the government during the economic reform process of 1991। टैक्स रिफॉर्म सरकार क्या क्या लेकर आई थी, फिस्कल रिफॉर्म बेसिकली। तो सरकार ने टैक्स की रेट को कम करा था, पहली चीज, और दूसरी चीज है प्रोसेस को सिंप्लीफाई करा था। ठीक है, तो आप ये कह सकते हो रिडक्शन ऑफ डायरेक्ट टैक्स और दूसरा सिंप्लीफिकेशन ऑफ टैक्स प्रोसीजर्स। ठीक है, प्रोसीजर्स ये दो ही हैं और है ही नहीं, तो ये दो ही होंगे आंसर के अंदर। रिडक्शन इन टैक्सेस एंड इनकरेज बेटर कॉम्प्लायंस। ठीक है, दो ही चीजें। आखिरी सवाल, नवरत्न पॉलिसी हैज फैसिलिटेटेड द मेंटेनेंस, प्रमोशन एंड डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। ठीक है, नवरत्न पॉलिसी जो है उसने फैसिलिटेट किया मेंटेनेंस, प्रमोशन एंड डिसइन्वेस्टमेंट से, यस और नो, सोच समझ के जवाब देना। देखो बिल्कुल सही बात है सर कि क्या है, नवरत्न पॉलिसी सरकार ने बनाई थी जिसके तहत कहा था कि भैया ये हमारे 9 रत्न, ये बड़ी बड़ी 9 इंडस्ट्री हैं जिसके बेस पे पूरा का पूरा भारत जो है चल रहा है, यानी कि भारत की टॉप नॉच रिकॉग्नाइज इंडस्ट्री या टॉप नॉच रिकॉग्नाइज यूनिट्स, भाई इनके हिसाब से चल रहा है। तो इस पॉलिसी को लाने की वजह से क्या हुआ, सरकार ने एक तो इन पे ज्यादा ध्यान देना शुरू करा। ठीक है, तो इनकी मेंटेनेंस और इनका प्रमोशन हुआ, और साथ साथ में जो ऐसी पीएसयू यानी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग थी जिनको नहीं चलाया जा सकता था, उसको सरकार ने क्या करा, डिसइन्वेस्ट करना शुरू कर दिया उसके अंदर। बिल्कुल सही बात है, और इसको आपको इसी तरीके से एक्सप्लेन करना है। इन द post reform period, government of India devised Navratna policies of public sector undertaking with an objective to improve efficiency, infuse professionalism and enable them to compete more effectively in the liberalized global environment। इस पॉलिसी के तहत ही सरकार ने पार्टली डिसइन्वेस्ट भी कर दिया कुछ पीएसयूज को जिसके अंदर ज्यादा काम नहीं था, और साथ साथ में इनको ज्यादा मैनेजरियल एंड ऑपरेशनल ऑटोनॉमी दी जिसके तहत ये पीएसयूज चल सकती है। ठीक है, ये आपका पूरा का पूरा जो यूनिट है हो गई है यहाँ पर समाप्त। अब बात करेंगे यूनिट नंबर 2 की। अब देखो एक चीज आपको याद रखनी है कि ये जो क्वेश्चन हम यहाँ करा रहे हैं, ये क्वेश्चन आपको दिमाग में बिठा लेने। ऐसे कई सारे क्वेश्चन होंगे जिनके डायरेक्ट आंसर शायद हमें बुक में ना मिले, दुनिया की कोई सी बुक उठा लो, पर मिलती जुलती चीजों को समझ के आंसर लिखना, इसी से इंडियन इकोनॉमी के अंदर नंबर आते हैं। ठीक है जी, तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।